हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीट सो बोर्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। चूँकि ये एक लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर हम सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पर अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम। तो जैव मतलब होता है जीवन और प्रक्रम यानी प्रक्रियाएं। तो इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिल्स के जीवन से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी किसी जीव द्वारा उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जो बेसिक फंक्शंस उसके द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जो मुख्य जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसे हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसके साथ कंबाइन होकर जो एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो सेकंड हमारा टर्म है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है वो किसी जीव के जीवन से जुड़ी वह प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है वो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है और उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है जो उसके जीवन से जुड़ी जो सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए। मतलब कोई भी अगर जीव है तो उसे अपने लाइफ से जुड़ी जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एट्सेट्रा, तो इन सब को करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए उसे फूड की आवश्यकता होगी और फूड से वो क्या लेता है? न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो सब्सटेंसेज हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं और ऑब्जर्व हो चुके होते हैं हमारे, जैसे जो हम फूड ले लेते हैं, तो जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को ग्रहण कर लेते हैं तो जब वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो वो ऑब्जर्व फूड होता है उसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। जैसे अब हम फूड खा रहे हैं तो वो तो हमारे स्टमक में जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जब हमारे ब्रेन को एनर्जी की आवश्यकता है तो जो हम भोजन ले रहे हैं वो ऊपर भी हमारे सिर की तरफ जा रहा है हमारे ब्रेन को एनर्जी देने के लिए। ऐसा नहीं है, जो हम फूड लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और वहीं पर स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फिर वो हमारे ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास जाता है और उन्हें वो एनर्जी देता है, जिससे उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने बॉडी से जो एक्सेस, जो वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको जब उनका रिमूवल होता है तो इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एटमॉस्फेयर से अपने चारों तरफ से जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसी के अनुसार वो आचरण व्यवहार करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में इसमें दिया हुआ है कि जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब परमानेंट साइज इंक्रीज इन साइज, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज में जब इंक्रीजमेंट होता है तो इसे हम उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसको देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो या तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, या तो वो स्वयं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, या वो अपने किसी बॉडी पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, मतलब या तो वो एक स्थान पर से दूसरे स्थान तक अपनी पूरी बॉडी को ले जाएगा। जैसे हम लोग हैं तो हमें अगर कहीं जाने की ज़रूरत होती है तो हम अपनी पूरी बॉडी के साथ कहीं
एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें मूवी देखने जाना है तो हम मूवी देखने के लिए अपनी आंखें भेज देंगे, हमें म्यूजिक सुनने जाना है तो म्यूजिक सुनने के लिए हम अपने कान भेज देंगे। ऐसा नहीं है, हम जहाँ भी जाएंगे अपनी पूरी बॉडी लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो स्टेशनरी होते हैं, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराते हैं। जैसे अब मान लीजिए जो ट्रीज़ के जो रूट्स हैं, तो जब ट्रीज़ को वाटर की आवश्यकता होती है तो ट्रीज़ केवल अपने रूट्स को नीचे जाता है और रूट्स जो है उसका वाटर ऑब्जर्व करता है। अब ऐसा नहीं है कि अब अगर ट्रीज़ को आवश्यकता होगी वाटर की तो अपनी सारी टहनियों को, अपने सारे पत्तों को ज़मीन के अंदर घुसा लेगा और फिर वाटर लेके वहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो है, जो प्लांट्स हैं वो अपने सिर्फ किसी एक बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो इसे हम समझते हैं द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ड्स। मतलब कोई भी जीव जो पृथ्वी पर प्रेजेंट है वो अपनी जो उसकी जाति है, जो उसका स्पेसीज है, उसको बनाए रखने के लिए वो अपने ही प्रकार के जो नए जीवों को उत्पन्न करता है। तो इस प्रोसेस को हम जो है रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो भोजन को ग्रहण करता है और उसको यूटिलाइज करता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब भोजन को लेना और उसे यूटिलाइज करना, इसे हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से उसको लेता है और उसको एक एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार नहीं, पोषण की मतलब जो अलग अलग, हाँ वही बोल सकते हैं, पोषण के प्रकार हम बोल सकते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन है उनके अलग अलग कौन कौन से मोड्स होते हैं, ठीक है। तो हम अपने छोटे क्लास में भी, ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको डिटेल में और पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में हम इसे स्वपोषी पोषण बोलते हैं, ठीक है, स्वपोषण बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्वयं अपना भोजन बनाता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की मदद से। जैसे जो प्लांट्स हो गए वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंट में जो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपने भोजन को बनाते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं और इनसे जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो इसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किन में होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो अभी हमने समझा, और जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर आउन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। वही पॉइंट दोबारा दिया हुआ है उसमें कि कोई भी जीव जब अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है तो उसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है। यानी जो प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वही सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी मदद से जो प्लांट्स है वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 6CO2 + 6H2O प्रोड्यूसेस C6H12O6 + 6O2। यहाँ पे हम सनलाइट लिख लेंगे ऊपर और यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसे आप मेमोराइज कर लीजिएगा। C6CO2 + 6H2O प्रोड्यूसेस C6H12O6 + 6O2। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कम्बिनेशन से जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बनना है उसे ही हम फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो बोल रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन को बनाने के लिए ये जो अलग अलग जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि जो प्लांट्स हैं वो एयर से लेते हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें जो प्लांट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और वाटर से भी, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, जो वाटर जो मतलब प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट्स जो वाटर है, जो सॉइल में ऑब्जर्व्ड वाटर है, उन्हें रूट्स ऑब्जर्व करता है और वहीं से जो प्लांट्स है अपने वाटर को लेते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, ठीक है। और सनलाइट को तो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और क्योंकि कोई भी रिएक्शन करने के लिए हम जानते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो प्लांट्स हैं जब अपने फूड को बनाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स में कैसे इंटर करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स में उनके लीव्स से इंटर करता है। उनके लीव्स में टीनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल से छिद्र प्रेजेंट होते हैं उनमें, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करते हैं और उन्हीं पोर्स से जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं से ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो और जो वाटर जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और ट्रीज में जो है वो जो सॉइल से जो उन्हें रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और रूट्स के द्वारा वो ट्रीज में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद स्टेम के द्वारा उसे लीव्स तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर लीव्स उसकी मदद से लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और वहीं पर जो ट्रीज हैं उनका फूड बनकर तैयार होता है और फिर वो अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है जाइलम और फ्लोएम की मदद से, ठीक है। जो जाइलम होते हैं वो वाटरी सब्सटेंसेस को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो फ्लोएम है वो फूड यानी जो ग्लूकोज वगैरह उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस से एंड प्रोडक्ट बचता है ऑक्सीजन, वही जो ये एटमॉस्फेयर में छोड़ता है और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और हम रेस्पिरेशन करते हैं। अब अगला इसमें बोल रहा है कि द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। मतलब जब प्लांट्स ने फूड तैयार कर लिया तो ऐसा नहीं होता कि जितनी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वो उतना ही फूड करेगा। वो अगर एक्सेस मात्रा में जो अगर फूड को बना लेता है प्लांट्स, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसे वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। जैसे हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है, जैसे अगर हम एक्सेस फैट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, वैसे ही जो प्लांट्स हैं उसमें जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। और जो ये स्टार्च है वो प्लांट्स के लीव्स में स्टोर होता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप्स में होते हैं। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होते हैं। जो पहला स्टेप्स है वो है इसका ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल के द्वारा जब सन से जो सनलाइट एनर्जी जो लाइट एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और जो वाटर है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जो है फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है। और फोटोसिंथेसिस के थर्ड स्टेप में आता है हमारे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिडक्शन की डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ी थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रिडक्शन रिएक्शन वो होता है जिसमें या तो रिडक्शन रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन जो है उसमें ऐड हो जाता है और उसके बाद से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कि जो क्लोरोफिल, वो तो 3 स्टेप हो गए, फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप हैं, तीनों हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो इसमें अगला पॉइंट बोल रहा है कि क्लोरोफिल जो होता है वो सेल ऑर्गेनेस, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल स्टोर होता है, ठीक है। और यही जो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। जो एक फैक्ट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं उससे हम किचन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि किचन हम जानते हैं जहाँ पे फूड बनता है, और प्लांट्स में फूड जो है वो लीव्स में बनता है, इसलिए हम लीव्स को किचन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है, किचन ऑफ प्लांट्स या ट्रीज। अब नेक्स्ट इसमें ये स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है। जो प्लांट्स में ऐसे ऐसे पोर्स, ऐसे मिलियंस ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से यहाँ से जो है इस होल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ऑक्सीजन को एक्सेल करता है। और ये जो दो यहाँ पे बीन शेप्ड दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे और ये सेकंड, इन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं गार्ड सेल्स के बीच जो है यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट है, और इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है इसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच जो ये गैप है इसे हम स्टोमा बोलते हैं। और ये जो सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट हम जानते हैं कि जो वैक्यूल होता है वो हमारे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, तो ये जो ये गार्ड सेल्स हैं उनके बीच जो ये ऑर्गेनल प्रेजेंट है इसे हम वैक्यूल बोलते हैं, और इन्हीं गार्ड सेल्स में जो हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो स्टोमेटा जो है वो लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं, और जो गार्ड सेल्स हैं वही जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, है ना। जब व्हेन वाटर फ्लोज इन द गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स में जो वाटर है एंटर कर जाता है तब ये स्वेल्स, मतलब ये जैसे ये सब ये स्वेल हो जाते हैं, मतलब ये सूजे हुए नजर आते हैं, ठीक है, फूले हुए, ठीक है, और वे कर्व हो जाते हैं और इनके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। और जब ये वाटर को लूज कर देते हैं तो गार्ड सेल्स जो है वो पिचक जाते हैं और वो सीधे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, और जो इनके बीच जो ये पोर्स है वो क्लोज हो जाता है। जो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसके जो ब्रॉड लीफ प्लांट्स, मतलब जो उसके चौड़े जो पत्ते होते हैं उन्हीं के सरफेस पे जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जो इन नैरो लीव्स, मतलब जो संकरे ऐसे जो पतले लीव्स होते हैं, जो नैरो लीव्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा है वो उसके लोअर और अपर सरफेस दोनों पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के द्वारा अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए डिपेंड हो, तो उन्हें हम तो इस प्रोसेस को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी अगेन उसके भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो है 3 टाइप्स होते हैं, तो चलिए उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको हिंदी में हम परपोषण बोलते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं। पहला जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसे हम हिंदी में मृतजीवी पोषण बोलते हैं, मृतजीवी परपोषण। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन जो डिड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो सड़े गले पौधे या जो एनिमल्स होते हैं उनसे जब अपना भोजन कोई ऑर्गेनिज्म प्राप्त करता है तो उसे हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई जानवर मर जाता है और अगर वो लैंड पर, अगर ज़मीन पर, वो मिट्टी की सतह पर अगर वो कुछ हफ्तों के लिए रह जाए तो उसके बाद जो है उसके सिर्फ बोन्स बच जाते हैं और उसके जो मांस होते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसका जो फ्लैश है वो उसे हवा खा गया या ज़मीन खा गई, तो वो जो फ्लैश है उसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसे खा लेते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है उसके एग्जाम्पल है, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं क्योंकि वो सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड है, उसी पर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो जो रोटन ब्रेड्स हैं, आपने अगर आप ब्रेड को कुछ हफ्तों के लिए रख दें तो उन ब्रेड्स पर जो है ग्रीन जो है माउल्ट्स टाइप के कुछ लग जाएंगे, तो वो भी जो है वो सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जो है मशरूम, ईस्ट और ब्रेड माउल्ट्स, ये तीनों जो हैं सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
वही जो ब्रेड माउल्स, जो ब्रेड अगर आप 2-3 दिन के लिए, सॉरी 2-3 दिन नहीं, 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप रख दें तो उस पर ग्रीन ग्रीन माउल्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सेकंड पार्ट है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी इसे हम हिंदी में परपोषण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो वह न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन किसी दूसरे जीव की बॉडी पर रहकर उससे प्राप्त करे बिना उसे मारे, ठीक है। तो मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी पर होते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। वो उन्हें हानि तो पहुंचाते हैं लेकिन उनके वो डेथ का कारण नहीं बनते, मतलब वो उन्हें किल नहीं करते, बस उनको हार्म पहुंचा देते हैं, ठीक है। जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे पर रहकर मतलब किसी दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम होस्ट बॉडी इज फूड इज कॉल्ड होस्ट, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर पर पैरासाइट्स रहते हैं उन्हें हम होस्ट बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम लाइस को ले सकते हैं। जो ह्यूमन्स के हेयर में या और भी जो एनिमल्स हैं उनके हेयर में जो लाइस प्रेजेंट होता है, तो लाइस जो है हमारा वो पैरासाइट्स का एग्जांपल, ठीक है। और वो जो लाइस जिसकी बॉडी पर आएगा उसे हम होस्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो मॉस्क्यूटो है वो भी एक पैरासाइटिक है, वो भी पैरासाइट्स है मॉस्क्यूटोज, क्योंकि वो भी जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं और उनका ब्लड सक करके उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और तो पैरासाइट्स का और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, राउंड वॉर्म और प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसे हम प्राणी संभोजी बोलते हैं या प्राणी संपोषण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमंस में जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करता है अपने बॉडी में और उसे इंजेक्शन प्रोसेस द्वारा अपने बॉडी में एंटर करता है और वो इंजेस्टेड फूड को जो है वो डाइजेस्ट करके सिंपल फूड में कन्वर्ट करके तब वो हमारे जो सेल्स हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल में मैन, ह्यूमन आ जाएगा, कैट, डैग, फ्रॉग, फिश, मतलब मेनली जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब उनको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ये एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये। तो ये जो हमारा है फूड पाइप है, इसे हम ओइसोफागस भी बोलते हैं, ये हम स्प्रिंट है OESO होता है, ओइसोफागस, ठीक है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं। और यहाँ से जो हमारा फूड है वो एंटर करता है और यहाँ से फूड एंटर करते हुए हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। और यही स्टमक में हमारे जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, इसे हम पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है हमारा, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके बीच में जो है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इसको आगे देखते हैं इसके बॉडी पार्ट्स। ये जो है हमारा ये अपेंडिक्स है, ठीक है, और ये रेक्टम। तो ये हमारा जो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम था। अब इसके प्रोसेसेस को देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो इंजेशन, यानी जो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जब हम भोजन को लेते हैं, जैसे हम फूड को अपने माउथ में अपने हाथों के द्वारा रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलेंगे, ठीक है। जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारा होता है डाइजेशन, यानी पाचन, भोजन का पाचन। जब फूड को जब हम इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो ओइसोफागस के द्वारा होते हुए हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है। तो वह प्रोसेस जिसमें जो फूड जो है उसमें जो लार्ज इनसॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे एक बार हम समझते हैं। वो प्रोसेस जिसमें जो लार्ज इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स मतलब वो इस फॉर्म में होते हैं कि वो वाटर में सॉल्यूबल ना हो, तब वो हमारे बॉडी में जो है वो सिंपल सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। The process in which the food containing large insoluble molecules is broken into small water soluble molecules is called digestion, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम। इसमें दिया हुआ है कि द
द माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी जो हमारा माउथ है उसमें जो है टीथ, दांत, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे हमारे जो माउथ है हमारा उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल, ये 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो टीथ होता है वो फिजिकल डाइजेशन में, यानी जो भोजन है उसके कटिंग, चीविंग और ग्राइंडिंग में, मतलब जो भोजन हम इंजेस्ट करते हैं उसको काटने में, उसको चबाने में और उसको ग्राइंडिंग मतलब उसे को पीसने में हमारा टीथ जो है वो मदद करता है। वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा टीथ। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं, और उस सैलिवा को जो टंग है हमारा टंग है वो सैलिवा को फूड से अच्छी तरह से मिक्स करता है, जो कि वो तब जाके वो जो फूड है वो हमारे वो स्वॉलेबल बनता है, मतलब उसे हम आसानी से निगल सकते हैं। जो ह्यूमन सैलिवा होता है उसमें इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। जो फूड हम लेते हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे जो हमारा सैलिवा है उसे सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद जो फूड है वो हमारे ऑइसोफॉगस में जाता है। ऑइसोफॉगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कंटेंस मसल्स, जो हमारा ऑइसोफागस है फूड पाइप, उसके वॉल्स में जो है मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फूड पाइप है, तो ये फूड पाइप है, तो यहाँ से ये जो मान लीजिए ये कोई फूड का सब पार्टिकल्स है, जब हम फूड को ऐसे लेते हैं तो ये जो हमारा जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा जो ये ऑइसोफागस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, ऐसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, ऐसे होके जो हमारा जो फूड है मटेरियल वो यहाँ से जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे, क्रमाकुंचन गति हिंदी में बोलते हैं। मतलब जो हमारा ऑइसोफागस है उसके जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है उसके वॉल्स का, जिसके द्वारा जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक की तरफ जाता है, उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टमक है वो जे शेप का होता है। ठीक है, ऐसे है, तो ऐसे हमारा स्टमक ऐसे था ना, तो वो जे शेप का हमारा स्टमक होता है। और ये हमारा जो एब्डोमेन है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और हमारे स्टमक में जो फूड है वो लगभग 3 आवर्स तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 आवर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे स्टमक में लगभग 3 आवर्स तक रहता है। ठीक है, और उस टाइम जो है उसका डाइजेशन होता है, चर्न होता है वो। उसके बाद जो है जो फूड है वो स्मॉलर पीसेज में ब्रेक हो जाता है और वो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में। और जो स्टमक वॉल होता है उसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसके वॉल्स पर, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में जो हमारा है वो HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 सबस्टेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो HCl होता है वो हमारे स्टमक में जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ताकि जो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में सिर्फ वो वर्क कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें HCl प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, जिसमें HCl प्रेजेंट होता है जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसके द्वारा वेरियस एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो HCl के प्रेजेंस के कारण एसिडिक हो जाता है, जो उसके एसिडिक होने की वजह से जो पेप्सिन जो है वो फंक्शन कर पाता है। और HCl जो है वो एसिडिक होने के कारण हमारे स्टमक में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में एंटर करते हैं फूड के जो फूड है उसके साथ जो बैक्टीरिया अगर कोई एंटर करता है हमारे बॉडी में, तो उसे HCl जो है वो उसे किल कर देता है। और पेप्सिन वो एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करता है सिंपल पेप्टाइड्स में। जो प्रोटीन्स हैं जब प्रोटीन अपने सिंपल फॉर्म्स में टूट जाते हैं तो उसे हम एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, अब यहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया कि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। और इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पतला होता है। ठीक है, और इसे एक कॉइल के रूप में अरेंज होता है
और कॉइल जो है वो स्मॉल शेप्ड का होता है। और जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा वो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन, एक कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसका कारण ये है कि जो इंटेस्टाइन है उनको स्मॉल और लार्ज की जो श्रेणी है वो उनके लेंथ के आधार पर नहीं दी गई है, वो उनका जो गिर्थ है, उनका जो डायमीटर है उसके आधार पर दी गई है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो ये डायमीटर है, उसका जो रेडियस है और डायमीटर है वो स्मॉल होता है लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका साइज छोटा होता है, लेकिन उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो छोटा होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो कम होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लंबा होता है, और इसे पतले होने के कारण और कॉइल शेप में अरेंज होने के कारण हम इसे स्मॉल बोलते हैं। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें 2 सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला जो है वो सेक्रेटरी ग्लैंड्स मतलब जो 2 ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के, उनका सेक्रेशन जो है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पहला जो है वो पैनक्रियाज और दूसरा लीवर। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, ये जो है वो पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया और पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये तीनों जो है हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैनक्रियाज द्वारा सेक्रेट होता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विद सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन करते हैं। और ये जो जूस होते हैं वो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और प्रोटीन्स को और फैट्स के डाइजेशन में मदद करते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल फॉर्म में टूट के ग्लूकोज का रूप ले लेते हैं। प्रोटीन अपने सिंपल फॉर्म्स में टूट के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो फैट है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो दूसरा ग्लैंड है जिसका सेक्रेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो है लीवर, यानी यकृत, जिगर। इट कंटेन्स बाइल। जो हमारा लीवर है वो बाइल का सेक्रेशन करता है, जो कि एक ग्रीनिश येलो लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जो बाइल होता है वो एल्केलिन होता है, मतलब वो एक बेस होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। और उसमें जो बाइल है उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। और इट मेक्स एसिडिक मीडियम फॉर कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट ऑन इट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो मेक्स द एसिडिक फूड एल्कलाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब हमारे स्टमक में जो है HCl रिलीज हो रहा था, जिससे जो फूड था वो एसिडिक हो गया था। और फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो हमारा बाइल जो है वो एल्कलिन होता है, तो फिर जो है फूड को एल्कलिन कर देता है, और तब जाकर उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं जो उस पर कार्य करते हैं, ठीक है। जो बाइल साल्ट्स होता है वो फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मतलब जो फैट्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि उस पर जो एंजाइम्स हैं वो इजीली काम कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है ऑब्जर्प्शन। ये तीसरा हमारा जो है प्रोसेस ऑब्जर्प्शन। तो ऑब्जर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जब डाइजेस्टेड मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड था जब वो सिंपल स्मॉल और सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तब वो हमारे जो इंटेस्टाइनल जो वॉल्स हैं उनमें जो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहले ऑब्जर्प्शन के द्वारा जो है वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है उनमें स्मॉल कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और जो द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्ट। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विली कहते हैं, ठीक है। और जो विली का काम क्या होता है, तो विली जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ऑब्जर्प्शन जो है रैपिडली होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच द ऑब्जर्व फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी एसिमिलेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो बॉडी सेल्स हैं वो ऑब्जर्व फूड जो है उससे एनर्जी को लेते हैं और उसको ग्रोथ और रिपेयर में जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। जो ब्लड होता है हमारा वो डाइजेस्टेड और डिजोल्व फूड को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है।
और द फूड इज़ यूज बाई सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जो फूड है वो हमारे जो बॉडी के द्वारा ग्रोथ के लिए भी यूटिलाइज होता है और रिपेयर के लिए भी। मतलब अगर अगर जैसे हमारा अगर हाथ कट गया तो फिर उसको उसको सही होने के लिए, उस इंजरी को ठीक होने के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, तो उसके रिपेयर के लिए भी जो एनर्जी है वो हमें हमारे फूड से हमें मिलती है, ठीक है। और जो डाइजेस्टेड फूड द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज बाई आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर इन द लीवर। और जो सिंपल फूड होते हैं जो कि हम कम्प्लीटली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो जो है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है इजेशन। ठीक है। तो इजेशन किसे कहते हैं? तो द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मतलब इजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं वो उनके बॉडी से जो रिमूवल का प्रोसेस होता है उसे हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। और जो द वॉल्स ऑफ कंटेन विली विच ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे जो विली प्रेजेंट होते हैं वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनसे वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और ड्यू टू दिस अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। और उसकी वजह से जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो उसके बाद जो है जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है रेस्पिरेशन। द एसिमुलेटेड फूड इज यूज फॉर टू पर्पजेज। जो एसिमुलेटेड फूड है मतलब जब फूड के डाइजेशन होने के बाद जब उसको ऑब्जर्व कर लिया गया है तो वो दो पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है। पहला तो वो एनर्जी के जो हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए रेस्पिरेशन को उसको यूज़ किया जाता है एसिमुलेटेड फूड को। और दूसरा जो उसका यूज़ है वो है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसके ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी वो एनर्जी का उस एसिमुलेटेड फूड का यूज़ किया जाता है। जब जो हमारा फूड है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मतलब जब हम रेस्पायर करते हैं तो जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो वो हमारे फूड से कंबाइन होता है और उसके बाद जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। और जो एनर्जी है वो ATP के रूप में रिलीज होती है। एक बार रेस्पायर करने से हमारे बॉडी में 38 ATP जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने भोजन से जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल एंड देयरफॉर कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हम करते हैं तो जो एनर्जी है वो हमारे सेलुलर लेवल पर एनर्जी रिलीज होता है। मतलब हमारे हर सेल में जो है ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हर सेल से जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वह प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को लेता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है, उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ADP होता है उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब इसे हम लो एनर्जी कंटेंट बोलते हैं। मतलब इसमें एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि इसमें जो फॉस्फेट के जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ATP जो होता है इसमें फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे हम हाई एनर्जी कंटेंट बोलते हैं। तो जब हम रिस्पायर करते हैं तो हम 38 ATP एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसमें बोला है कि जो ATP होता है उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जो ADP है उसमें केवल 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। जब ATP से एक फॉस्फेट का जो ग्रुप होता है जब वो कंबाइन होता है और एनर्जी के प्रेजेंस में वो ADP से कंबाइन होता है तब जाके ATP का जो है वो फॉर्मेशन होता है और यही ATP एनर्जी जो है हमारे सेल्स में स्टोर होते हैं। और व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तब जो है ATP जो है जो ये रिएक्शन है ADP प्लस फॉस्फेट प्रोड्यूसेस ATP, इसी का रिवर्स रिएक्शन होता है। मतलब जो ATP है वो ब्रेक होकर ADP और प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। आगे इसमें जो दिया हुआ है वो कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल मोल इन दिस प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस है ADP से फॉस्फेट एनर्जी के कंबाइन होने का फिर उसके ATP बनने का, तो उसमें जो है 35.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। लेकिन जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तब हमारा जो ATP है वो ब्रेक होकर ADP प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप जो बनाता है और प्लस जो है वो 30.5 किलो जूल एनर्जी को जो है वो 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी को है वो रिलीज़ करता है। और अब
अब इसमें जो है वो एक ये जो चार्ट दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस चार्ट से आ जाता है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस चार्ट को चलिए समझते हैं। अगर एक ग्लूकोज का हमारे पास अगर एक कंपाउंड है, ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और जो पायरुवेट होता है उसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिस्पायर करता है तो जो वो ग्लूकोज है वो टूट कर इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है वो कम होता है, ठीक है। और जो उसके बाद से जो ये ग्लूकोज है, जब अगर वो लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में जब अगर हम रिस्पायर जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा को लेता है रिस्पायर करने में, जैसे कि जो हमारे ह्यूमन मसल्स हैं, तो तब जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। इसमें भी जो है एनर्जी जो है वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है। लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब रेस्पायर करते वक्त ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा को इनहेल करता है, तो तब जो है और वो ग्लूकोज से कंबाइन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है और 38 ATP एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन के 6 एटम होते हैं। मतलब ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 6 एटम्स होते हैं। और जब वो जो है रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हमारे सेल्स में। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूलेशन होते हैं वो ऑक्सीडेशन के समय यानी द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस विच अकर इन साइटोप्लाज्म। मतलब जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन होता है इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। मतलब द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है मतलब जब ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लाइकोलाइसिस, तो इससे जो है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और जो पायरुवेट होता है उसमें कार्बन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है और एनर्जी को ATP के रूप में रिलीज करता है। जो पायरुवेट होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कराता है। और जब जो ऑक्सीजन है वो अगर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तब वो लैक्टिक एसिड का और बहुत कम मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। जो आगे का जो चैप्टर है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर आधा जहाँ तक मैंने पढ़ाया समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।